आखिर कहां गया फैक्ट्री कर्मी मोनेंद्र, पत्नी बनी जिंदा लाश। फैक्ट्री पहुंचने पर परिजनों का पुलिस करती है लाठियों से स्वागत। फैक्ट्री में नहीं ढूंढने दे रहे मोनेंद्र को। बदायूं के उजानी कस्बे में दिल्ली रोड पर स्थित भारत मिंट लिमिटेड में विगत 21 तारीख की आई आंधी के बाद भीषण आग लग गई थी, जिससे पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए अन्य जनपद से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारण की जाँच चल रही। प्रशासन द्वारा किसी भी जनहानि से इनकार किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक अपने नुकसान का आंकड़ा भी बता चुके हैं। वहीं एक मजदूर परिवार ऐसा भी है जिनके घर का चिराग इस आग में कहां खो गया, इसका पता अभी तक नहीं चला है। परिजन, फैक्ट्री प्रबंधन, प्रशासन सभी से मोनेंद्र को ढूंढने की गुहार लगा थक चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि कहां गया फैक्ट्री में काम करने वाला मोनेंद्र। दरअसल मोजरिया चौकी से कचला रोड पर ग्राम बेचौला के लगभग 6 मजदूर इस फैक्ट्री में काम करते थे। गांव का ही मोनेंद्र भी यहां मजदूरी करता था। उसकी ड्यूटी अपने भाइयों के साथ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक थी। उस रात आई आंधी के बाद फैक्ट्री में आग से जान बचाने को सभी मजदूर भागे, तभी मोनेंद्र अपने भाइयों से बिछड़ गया और घर नहीं पहुंचा। घटना को हुए आज 7 दिन हो चुके हैं। गाँव के सभी मजदूर उसी रात अपने घर पहुँच गए थे। कुछ उस अग्निकांड में घायल भी हुए, मगर मोनेंद्र अभी तक नहीं पहुँचा। वो जिंदा है भी या नहीं, इसका भी पता अभी नहीं चल पाया है। परिजनों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। परिजनों का कहना है कि प्रशासन कहता है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, हम ढूंढने जाते हैं तो फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया जाता, लाठी चार्ज किया जाता है। आखिर हमारे घर का चिराग कहां गया, ये कौन बताएगा। अच्छा, क्या हुआ आपके मोनेंद्र पति के साथ? मेरे पति वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ आंधी आई, आंधी आने पे आग लग गई कंपनी में, और जो वो कंपनी थी वो गिर गई उनके ऊपर। फिर वहाँ पे जेठ और देवर, मतलब तीनों भाई ड्यूटी करते थे उस कंपनी में, और 2 भाई तो बाहर निकल आए और मेरे पति उसमें पता नहीं किधर को भागे, उसमें दब गए हैं। और कहते थे, मेरे देवर कह रहे थे कि भाई जल्दी निकल आ, मगर उन्हें निकल नहीं पाया, वहाँ से भागे तो होंगे, निकल नहीं पाए। मेरी उम्मीद यही है कि उसी में दबे हैं। मैं बस अब इतनी ही चाहती हूँ कि मेरे पति की कैसे हो डेड बॉडी दे दो निकाल के। वो लोग नहीं तो मेरे घर वालों को अंदर जाने देते, नहीं मेरे परिवार वालों को, नहीं मेरे रिश्तेदारों को, किसी को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। मैं ये बात कल बदायूं में कह के आई हूँ, अब आपसे भी यही कहती हूँ, पर मेरी सुनवाई है ही नहीं अब तक। मैं कल जो कह के आई हूँ, कल मुझसे ये कही थी कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी सुनवाई होगी, 9 बजे तक सारा काम तुम्हारा बॉडी तुम्हारे पास आ जाएगी। अभी तक काम शुरुआत नहीं हुई है वहाँ पे। आप ये बताओ, 7 दिन हो गए इंतजार करते करते, उसकी मैं क्रियाक्रम किस दिन करूँगी, कब तक इंतजार करूँ? आप ये बताओ कि वो बॉडी मुझे किस दिन मिलेगी, कब तक इंतजार करूँ, ये मुझे बता दो सब लोग। क्योंकि मेरे छोटी छोटी बच्ची ये अपने पाप को देख लेंगी, कैसी भी बॉडी नहीं देख लोगी, इन्हें तसल्ली आ जाएगी मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। इन्हें मैं विश्वास दिलाऊंगी कि हाँ बेटा, तेरे पिता इस दुनिया से विदा हो गए हैं। ये माँ बिल्कुल रोते रोते इसकी बुरा हाल हो गया है, रोते रोते अंधी हो चुकी है। बाप के लिए यही खबर नहीं मेरा बेटा कहाँ है, रोते रोते पागल हो चुका है। मैं अपने दिल में कैसे तसल्ली कर लूं? आप लोग कम से कम ये सोचो, मैं कल बदायूं करके आई, मेरी बिल्कुल सुनवाई है ही नहीं इसमें। अब तक तो डेड बॉडी मेरे घर पे आ गई होती, आप सब लोग ये वो करते तो समस्या। ऐसी चीजें चली हैं जो रात दिन चले और बॉडी को निकाल के फेंक दी होती। अब तक बताओ तुम क्या करोगे, इस देश की रक्षा करते हो या नहीं? बोलो, मेरा इंसान गया, मेरे घर वालों का बुरा हाल है, मैं कैसे संभालूं? मेरी एक छोटी नंद है, मेरे देवर हैं, इन्हें कैसे करके संभालूं मैं? या मैं संभलूं या इनको संभालूं? आप बताओ क्या करूं मैं? क्या हुआ था? हमारे सगे चचेरे भतीजे तीनों काम करते थे, मुनंदर, पुष्पेंद्र, गजेंद्र। अन्य 3 लोग गांव के और काम करते थे फैक्ट्री में। एक ही साथ जो शाम को काम करने गए थे,
इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करी। ड्यूटी ज्वाइनिंग करके ये फैक्ट्री में अंदर प्रवेश कर गए। अंदर काम पे लगे थे। काम करने के बाद आंधी और तूफान आया था। उसके बाद ये जो है तूफान को सुन के और फैक्ट्री में जो झंझनाहट भई उसे सुनकर भागने लगे। तो मुनेंद्र, गजेंद्र, ये तीनों भाई एक ही जगह थे। तो गजेंद्र बोले कि भैया भागो, बहुत तगड़ी आंधी आई है। मुनेंद्र, गजेंद्र जी जब भागने लगे तो ये दो भाई भागन में सफल हो गए और मुनेंद्र पीछे फंस गया। तब तक प्लांट गिर गया, वो उसकी चपेट में आ गया। ये लोग फिर लौट के भागे। तब तक फैक्ट्री ने आग पकड़ ली। आग पकड़ने के बाद ये लौट के प्रयास किया। ये दोनों भाई झुलस भी गए आग में। झुलसन के बाद क्या हुआ, इन्होंने बाहर निकलने में अपनी जान बचाई। फिर हमको फ़ोन किया। उसके ठीक आधे घंटे बाद फ़ोन सुनते ही हम लोग फैक्ट्री पहुंचे। तब तक फैक्ट्री में भीषण आग प्रयोग करेगी। हम लोग 1-1 किलोमीटर फोर्स ने हटाए दी। एसपी, डीएम सब घूम रहे मौके पर। हमारे बच्चे रो रहे थे। किसी आदमी ने, किसी मीडिया वाले ने ये नहीं पूछी आप कैसे रो रहे हो, कहाँ से आए। हम लोग रोते चिल्लाते सवेर तक आग तेज़ी से पकड़ती रही। फिर हम 4 बजे अपने घर वापस आए। घर वापस आने के बाद हम फिर दोबारा 9 बजे फैक्ट्री पर पहुँचे। फैक्ट्री पर हमने जाकर लाला से और जो पुलिस वाले थे उनसे कहा। उन्होंने कही भाई भीषण आग चल रही है, अभी आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, अभी रुके रहो। हम लोग वहाँ रुके रहे। रुकने के बाद जब 4 बजे आग ठंडी पड़ी, फिर हमारे गांव से और लोग पहुँच गए। सब लोगों ने जाकर प्रयास किया। प्रयास करने के भी बाद लाला ने फोर्स लगा के और हम लोगों को रोका। रोकने के बाद हमने थोड़ी सी कही कि साहब डेड बॉडी ढुड़वाई, अभी ताजी मामला के दो, उल्टा सीधा दवा होगा तो जीवित भी मिल जाएगा, तो उसका इलाज भी हो जाएगा। पर तो उस समय इंस्पेक्टर साहब ने, उसके सेकंड दरोगन ने मार पीट के हमारे 2 आदमी कोतवाली बंद किए। बंद करने के बाद हमने बार बार प्रयास किया, ये नहीं छोड़ रहे थे। तो वहाँ पर एक दरोगा जी बोले कि आप चिंता मत करो, हम उन्हें बुलवा रहे हैं। एक सिपाही उसे एक लड़के को लेकर चला गया जिसका नाम भूरे है, वो निसल्लापुर के रहने वाला था, हमारा रिश्तेदार था। तो दरोगा जी ने सिपाही को फ़ोन किया कि वो कहाँ है भूरे। बोले साहब वो तो कोतवाली में। बोले को उसे लाइए फटाफट, अभी इनके लिए सौंपो। तब भूरे को बुलाया गया और तब फैक्ट्री गेट पे हमें दिया। उसके बाद में वो दिन हमारा व्यतीत हो गया। सवेरे को हम पहुँचे सांसद जी की कोठी पे बदायूं। सांसद जी की कोठी पे पीए साहब से हमने कही, हमने कही साहब अनिल बाबू से, अनिल कुमार गोस्वामी से, साहब ऐसे बात है, सांसद जी को फ़ोन लगाओ। सांसद जी को उन्होंने फ़ोन लगाया। सांसद जी बोले मेरे मोबाइल पर व्हाट्सअप करो क्या घटना है। हमने व्हाट्सअप किया। वो व्हाट्सअप जो है सांसद जी पे पहुंचा। सांसद जी ने तुरंत डीएम साहब को व्हाट्सअप भेजा। डीएम साहब ने वो फिर अनिल कुमार के पे मोबाइल पर व्हाट्सअप किया। तो अनिल कुमार से कही कि जो आपके पास बैठे श्रीपाल सिंह, उन्हें मेरे पास भेजो। वो एक प्रार्थना पत्र लेके हम वहाँ पहुँचे डीएम साहब के पास। डीएम साहब ने जो है हमको कहा कि आपका वो कौन लड़का था। मैंने कि हमारा भतीजा था। बोले कि अच्छा ऐसा है। मैंने कि साहब क्या मामला है। मैं साहब इस तरह से आग लगी, मुनेंद्र वहाँ में गायब है, हम लोग उसको ये चाह रहे हैं कि उसे खोज किया जाए और हमें हमारे डेड बॉडी की जाए। पर डीएम साहब बोले ऐसा करिए आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम उसको ढड़वाते हैं। तो ये मेरी 12 बजे की बात थी डीएम साहब से। उस दिन शाम तक जो है हम चले आए। फिर एडीएम साहब और एसडीएम साहब फैक्ट्री पहुँचे। हमारे लिए विश्वास दिया कि हम डेड बॉडी ढुड़वाएंगे, पर वो लोग नहीं ढुड़वा पाए। आज सुनो, उसके बाद हम थाने पहुँचे तहरीर लेके अपनी। थानेदार ने कही, हेड मोहरिब साहब बैठे, उनने कही कि ऐसा करिए आप उस ऑफिस में दे दीजिए। हम ऑफिस पहुँचे। ऑफिस में एक मैडम बैठी, 2 स्टार बिल्ला लगे नीचे वाले सफ़ेद, एक लड़का बैठा वो भी 2 बिल्लों का था। उससे हमने बात करी, मेरी हमारी तहरीर लीजिए और हमें रिसीव करिए इसे। तो वे बोली कि हम रिसीव नहीं करेंगे। तो मैंने हमें वो पीली वाली रसीद दे दो, हमारे हाथ में कोई सबूत आ जाए। उन्होंने रसीद भी देने को मना किया। मैंने आप मना क्यों कर रही हैं। बोले कि इंस्पेक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक हम कोई न रिसीविंग करें न रसीद दें। उसके बाद में मैंने कहा, मैंने कि आप अपना काम करिए, इंस्पेक्टर साहब अपना काम करेंगे। भाई इंस्पेक्टर साहब को मतलब ये आप रिसीव कर लीजिए, हमारी तहरीर ले लीजिए, इंस्पेक्टर साहब को दीजिए। इंस्पेक्टर साहब जो आदेश करें, चाहे हल्का इंचार्ज दें, चाहे खुद उस पर संज्ञान लें, चाहे मुकदमा लिखने का आदेश करें, चाहे हमारे मुकदमा लिखने की मना करें, आप तहरीर ले लीजिए। जब इतनी अकड़ा दकड़ी भाई तो वो बोली आप रुको भाई, मैं दरोगा जी को बुलाती हूँ। फिर उन्होंने दरोगा जी को बुलाया। मैं नाम नहीं जानता हूँ दरोगा जी का।
दरोगा जी आए, ऑफिस में हमें बुलाया। हमने सर ये एप्लीकेशन इसे आप लीजिए और हमारे मुकदमा की बात बताइए, इसे रिसीव कराइए। दरोगा जी बोले भाई इंस्पेक्टर साहब आ जाए, उसके बाद मैं बात करूँगा। तो मैंने कि साहब एक बात बताइए, इंस्पेक्टर साहब जब नहीं आएंगे तो तुम हमारी रिसीविंग नहीं करोगे, तुम अपनी नौकरी नहीं कर रही हो कि इंस्पेक्टर साहब की नौकरी कर रही हो? आप अपने हल्का के मालिक नहीं हो। जो हल्का में घटना हुई है उसे आप देखिए, पहले इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में डालिए, इंस्पेक्टर साहब जो उस पर कहेंगे उस पर आप संज्ञान लीजिए। तो बोले ऐसा करिए आप कल 10 बजे आना। उनने भी हमको टाल मटोल कर दिया। कोई बात नहीं, हम घर आए गए। उसके बाद में फिर हम पहुँचे, मतलब सुबह को फैक्ट्री। फिर फैक्ट्री पर हम पहुँचे तो उन्होंने फिर लाठीचार्ज करी पुलिस वालों ने। फिर हम परेशान हुए। फिर हम पहुँचे जाके सांसद जी वहाँ डीएम साहब की कोठी पे 10-15 गाड़ी लेके। फिर उसके बाद में इन्होंने धरना दिया डीएम साहब के पास हम लोगों ने। डीएम साहब जो है वो गुलाबी देवी आई प्रधानमंत्री, वो उनकी मीटिंग में व्यस्त थे। उन्होंने जो है तुरंत डीएम साहब ने एडीएम साहब को भेजा बाहर। एडीएम साहब से बात हुई और अधिकारी भी थे, सीओ साहब भी थे और इंस्पेक्टर साहब भी थे। उन्होंने यही कहा कि धरना खत्म कर दीजिए, आप यहाँ से जाइए सब लोग, और हम लोग जो है आपकी सुनेंगे और सुनने के बाद हम आपका फैसला दिलाएंगे, जो भी होगा वो न्याय करेंगे। हमने कि साहब हमें 3 बार आश्वासन 2 बार मिल गया, आश्वासन में हमारा कुछ नहीं होता है। तो बोले क्यों नहीं होता है? मैंने कि इसलिए नहीं होता है कि लाला पावरफुल आदमी है, लाला के पास पैसा भी है और लाला के पास मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जो इनका फैक्ट्री में हिस्सा चलता है, इनका पैसा लगा है, लाला से ये पैसा भी लेते हैं और लाला से अपनी जो है उन्नति की साधन बढ़ा रहे हैं। ये पैसा मैंने कोशिश की थी, मैं नहीं बचा पाया, मेरे हाथ भी चले गए सब। मेरे छोटे भाई गजेंद्र है, उसके पैर जल गए सब। अब क्या चाहते हो तुम? न्याय चाहते हैं सर, अपने भाई की डेड बॉडी चाहते हैं। तो कल वहाँ गए थे डीएम साहब के यहाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ? डीएम साहब ने आज ही कह दिया कि आज निकल पाएंगे। आज सर कोई काम नहीं हो रहा सर वहाँ। अब फैक्ट्री जाते हैं सर, फैक्ट्री वाले मारते निकाल देते हैं, कोई हमारी सुनना रहा है सर वहाँ। और फैक्ट्री सर मेन था कि फैक्ट्री है सर, उसमें 3 दिन काम चल रहे हैं सर। कपूर का काम हो रहा है, धूप बत्ती का भी काम हो रहा है नंबर 2 में। क्या हुआ था भैया? मेरा नाम पुष्पेंद्र है, बिचौला का रहने वाला हूँ। खुड़ा कंपनी काम करता हूँ अपार्टमेंट में। रात में तूफान आया था 9:30 बजे, मेरा भाई इसमें दब गया। मेरा भाई काम करता है प्लांट के अंदर, तूफान आया तो उसमें दब गया। मेरा भाई बचाने लिए गया था, लेकिन तो दब गया वो। वहीं फैक्ट्री मालिक मनोज गोयल के पिता विजेंद्र गोयल का कहना है कि फैक्ट्री में 170 कर्मचारी काम करते थे और लगभग 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। बीमा भी अग्निकांड से 4 दिन पहले ही खत्म हुआ था। आंधी आई थी ना, आंधी से स्ट्रक्चर गिर पड़ा और स्ट्रक्चर गिरने से उसके अंदर जो ऑयल जाता है वो निकल गया, उससे आग लग गई। अच्छा, कितने लोग इस फैक्ट्री में काम करते थे लगभग? इस फैक्ट्री में 170 आदमी काम हुआ। तो उस समय जब घटना हुई तो उस समय कोई व्यक्ति अंदर नहीं था क्या? अंदर जैसे मतलब जो आग लगी, लोग सब बाहर निकल के बाहर आ गए। तो उस समय आग एकदम नहीं लगी थी, आग लगी थी आधे घंटे के बाद। स्ट्रक्चर गिरने के बाद आधे घंटे बाद आग लगी, तब तक सब लोग बाहर आ गए। अच्छा, तो लगभग 170 जो कर्मचारी थे वो सबके सब बचा लिए गए? हमारे निगाह में सब सुरक्षित है। एक मिसिंग की बात आ रही थी सामने की मिसिंग है, क्या चीज़? एक आदमी गायब था। नहीं, तो उसकी तो हमें कोई जानकारी है। एक व्यक्ति को एम्बुलेंस भी ले गई थी, शायद उसी की बात नहीं। अच्छा, तो अब क्या हालात हैं इस समय? इस समय हालात तो आग लगी हुई है, तो हुई है। हमारे दमकल कर्मी बड़ी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। तो अब कितने का लगभग अनुमानित कितने का नुकसान किए? 100 करोड़ रुपए का नुकसान है कम से कम। 50 करोड़ से ऊपर का तो स्ट्रक्चर वगैरह मशीनरी थी। अच्छा, क्या इंश्योरेंस भी था इस फैक्ट्री का? इंश्योरेंस था। कितने का इंश्योरेंस था? सर इंश्योरेंस था 100 करोड़ रुपए का, लेकिन चक्कर यह है कि वो दोबारा वो नहीं हो पाया, रिन्यूअल नहीं हो पाया। अच्छा, इंश्योरेंस का रिन्यूअल नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, और 4 दिन पहले की बात है ये।
मुनेंद्र के परिजन आज भी मुनेंद्र की तलाश में फैक्ट्री के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। उनकी सरकार और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द फैक्ट्री का मलबा हटवा कर मुनेंद्र को ढूंढा जाए। उनका यह दर्द भी है कि फैक्ट्री मालिक को तो सभी घटना के बाद ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन उनके दरवाजे पर हाल पूछने ना तो कोई भी जनप्रतिनिधि आया, ना ही प्रशासन ने उनकी सुनी। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुनेंद्र जिंदा भी है या नहीं, इसका पता परिजनों को कब तक चल पाएगा।